वेलकम स्टूडेंट। हम लोगों ने स्तर विद्युत की कंप्लीट पढ़ ली है। आज हम लोग यूनिट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड इलेक्ट्रिक करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट से अच्छे तरीके से वाकिफ है, लेकिन वाकिफ इतना ही है कि इलेक्ट्रिक करंट होती है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पता, बड़ों को नहीं पता। इलेक्ट्रिक करंट वास्तव में आई कहां से, इस चीज की परिकल्पना कहां से हुई, उत्पत्ति कहां से हुई, वैज्ञानिकों के दिमाग में विचार कैसे आया। सबसे बड़ी चीज ये है कि साइंटिस्ट के माइंड में ये विचार कैसे आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जिस पे पूरी ये पृथ्वी है ये आधारित हो जाए, पूरा संसार उसके ऊपर आधारित हो जाए। आज आप हर जगह देखते हो, हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से है, हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से। बच्चों का छोटा सा खिलौना बिजली से चलता है और सबसे बड़ी रेलगाड़ी भी बिजली से चलती है। कहने का मतलब चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कहां से आया बच्चों? आवेश हमने अब तक पढ़ा है कि आवेश था स्थिर। आवेश क्या था? स्थिर। हमने ये पढ़ा है अब तक कि आवेश स्थिर था, आवेश गति नहीं कर रहा था। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कि आवेश गति कर रहा है। आज से हम पढ़ रहे हैं कि आवेश गतिशील है, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। बच्चों आपको पता है कि व्योम में, अब ये व्योम क्या होता है? व्योम का मतलब यहां पर वायुमंडल, जो वायुमंडल है वही व्योम है। व्योम में क्या होता है? हवाएं चलती है, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। होती कैसे है आपको पता है? आवेश के स्थानांतरण से ही होती है। अब ये आवेश का स्थानांतरण होता है तो इसको किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये माध्यम यहाँ पर चालक तार है। क्या है माध्यम में? चालक तार है। अब आप कहोगे कि माध्यम बगैर नहीं हो सकता क्या? होता तो है ही, होता है। तरंगे होती है, माध्यम बगैर भी होती है, वायरलेस भी सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन यहाँ अपन को यही समझो कि माध्यम अपना चालक तार है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में समझ रहा है जितना अपने हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन हम कैसे तैयार करें किसकी? करंट की, धारा की डेफिनेशन हम किस प्रकार से यहां से तैयार कर सकते हैं बच्चों? धारा क्या होती है? मैंने अभी बताया कि किसी चालक में, ये चालक है, चालक होने का मतलब उसमें मुक्त आवेश है और आवेश गतिशील है। समझ में आएगा यहां पर बात? आवेश गति कर रहे हैं तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। गति करते हुए तो उनको कुछ ना कुछ समय तो लगता ही होगा। तो डेफिनेशन यहां से ये निकल के आती है कि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। क्या डेफिनेशन निकल के आई? प्रति एकांक के क्षेत्र से, ये बात हो रही है किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, एक शब्द तो आया, ये सब समझेंगे। फिर हम कह रहे हैं एकांक समय, फिर हम कह रहे हैं आवेश प्रवाह। ये तीन वर्ड आ गए। एक एक को देखो। अनुप्रस्थ काट क्षेत्र तो चालक तार का क्षेत्रफल है, ठीक है ना? जो चालक तार अपने पास में है उसका क्षेत्रफल। आवेश प्रवाह का मतलब ये है बच्चों कि जैसे ये चालक है, यहां से आवेश यहां तक पहुंच रहा है तो प्रवाहित होके जा रहा है, गति कर रहा है। और एकांक समय का मतलब ये है, एकांक समय जैसे प्रति सेकंड है तो 1 सेकंड है, मीटर मिनट में है तो 1 मिनट है, घंटे में है तो 1 घंटा है, ठीक है?
डेफिनेशन अपनी ये आई कि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की संख्या या आवेशों की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो मैथमेटिकल रूप में हम कैसे इसको दिखा सकते हैं, देखो Q बट्टे T, Q क्या है, चार्ज आवेश, T क्या है, टाइम समय, ठीक है ना। बात करते हैं यूनिट, यूनिट मतलब मात्रक। अब समझो फिर से ये कहां से उत्पत्ति हुई इस मात्रक की, पहले आपको नहीं बताई थी शायद ये बात। मात्रक ये जो विद्युत धारा का आया कैसे, विद्युत धारा की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था एम्पियर। क्या नाम था, एम्पियर। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने एक संस्थान है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, उन्होंने 1975 में विद्युत धारा को एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कहने का मतलब मूलभूत भौतिक राशि, कहने का मतलब ये है। अब समझना कैसे हम मूलभूत का पता लगाते हैं। गेहूं को बनाया जा सकता है क्या, अपने जो गेहूं होता है अनाज, इसको हम बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है, भूमि से प्राप्त होता है, इसका पौधा होता है उससे मिलता है। क्या अपनी इच्छा अनुसार गेहूं का आकार परिवर्तित कर सकते हैं, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो क्या हलवा हम बना सकते हैं, कैसा भी बनाए अपनी मर्जी है। तो बच्चों जो राशि हम तैयार कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, वो तो है व्युत्पन्न, मतलब किन्हीं दूसरी राशियों के द्वारा, समझने के लिए बताया गया है। तो यहां पर ये जो विद्युत धारा है ना, ये किसी दूसरी राशि के द्वारा तैयार नहीं होती है, कहने का मतलब ये मूलभूत। कितनी मूल राशियां हैं, 7। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के पहले लेक्चर में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है ना। कल या परसों से शुरू हो जाएगी सीरीज, उसमें सारा आपको मेजरमेंट जितना भी है वो कंप्लीट मिलेगा। मात्रक और विमा मिलेगा, जो मात्रक और विमा इसलिए मिलेगा क्योंकि 11th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं फिजिक्स हम, और फिजिक्स की सबसे बड़ी एग्जाम CSIR नेट। बच्चों यहां से एक क्वेश्चन आना शुरू होता है और यहां तक एक क्वेश्चन आता है डायमेंशन से, विमा से, यूनिट से। अब ट्यूशन का लेवल थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ते हैं तो ट्यूशन का लेवल बढ़ता जाता है, बट ट्यूशन जरूर आता है। तो ये ट्यूशन यहां जाके सोल्व कब होता है, जब यहां पर सोल्व कर सकते हैं। तो वो कहां से सीखेंगे, यहीं से सीखेंगे हम। तो देखो बच्चों, हम कहा थे कि मूल राशि होती है, इसका मात्रक बताया गया इस एम्पियर के समान में, एम्पियर इसने खोज की थी, इसलिए इसके समान में इसका मात्रक क्या दिया गया, एम्पियर। अब ये एम्पियर बराबर किसके होता है, आपको ही पता है, यहाँ से Q/T के बराबर होता है, लेकिन कभी मत कर देना बराबर, क्योंकि ये एक मूलभूत राशि है। आई बच्चों बात समझ में। अब बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र किसके पदों में, MLT। M है क्या, नहीं, 0। L है, नहीं, 0। T है, नहीं, 0। क्या है, A। ये इसकी क्या हो गई, विमा। अब बात करते हैं ये किस प्रकार की भौतिक राशि है, सदिश है, अदिश है या प्रदिश है। कैसे पता चलेगा, इसकी परिभाषा से। इसकी परिभाषा में क्या दिया गया है, आवेश बटा समय। आवेश कैसी राशि, अदिश। समय कैसी राशि, अदिश। और बच्चों आपको 11th में बताया अदिश बट्टे अदिश क्या होता है, अदिश। सदिश बट्टे अदिश क्या होता है, सदिश।
अदिश बट्टे सदिश क्या होता है? सदिश। आई बच्चों बात समझ में? तो यहां पर क्या है? यहां पर अदिश बट्टे अदिश, तो ये क्या होगा? अदिश। तो कैसी क्वांटिटी? अदिश राशि। अदिश राशि वो राशि होती है जिसको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है कि ये पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसका फिक्स है काम। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से, ये विभव आ गया, ये हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था क्या होता है। किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। पढ़ लिया था हमने, ठीक है। उच्च विभव से निम्न विभव। अब कैसे गुरुजी को प्रयोग किया पर उच्च विभव और निम्न विभव का वो होता है, उच्च है निम्न है। बच्चों बैटरी या सेल जो भी है, जो एक तरीके से विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं, बैटरी या सेल, ठीक है, उनमें एक टर्मिनल बड़ा होता है, दूसरा टर्मिनल छोटा। जो टर्मिनल बड़ा होता है उसका विभव उच्च, जो छोटा होता है उसका विभव न्यून। करंट जाती है उच्च से निम्न की ओर, मतलब प्लस से माइनस की ओर। ये आप सबको पता है, करंट किधर से किधर जाती है? प्लस से माइनस की ओर। क्यों? उच्च विभव से निम्न। और इसका रीजन क्या है? उच्च विभव से निम्न विभव जाने का कारण क्या है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आवेशों का पुनर्वितरण। क्या पढ़ा था? आवेशों का पुनर्वितरण। कुल मिला के बात यह है कि किसी निकाय का, किसी सिस्टम का जो विभव होता है वो एक समान होना चाहिए, उभयनिष्ठ विभव होना चाहिए। और उभयनिष्ठ विभव कब हो सकता है? जब पूरे सिस्टम का आवेश क्या हो जाए? समान। तो आवेश को समान करने के लिए क्या होगा? ये आवेश ज्यादा है, उधर से कम की ओर स्थानांतरित होगा। ज्यादा आवेश किसका था? प्लस वाले का, उच्च विभव वाले का। तो यहां से ये आवेश यहां जा रहा है, किस लिए? विभव को बराबर करने के लिए। आई बच्चों बात समझ में? तो ये अपना टॉपिक था विद्युत धारा का। किसका टॉपिक था? विद्युत धारा का। अब अपने पास में अगली चीज क्या आती है? विद्युत धारा घनत्व है। क्या आता है बच्चों? विद्युत धारा घनत्व है। देखना, धारा घनत्व, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये? एक समान विद्युत क्षेत्र है। सभी बदरेखाएं समांतर। इसमें अपन ने यहां पर माना है कि ये कोई एक क्षेत्रफल अल्पांश है, अनुप्रस्थ काट है। और इसमें जो प्रभावी द्रव्यमान इसका लगता है उसकी डायरेक्शन ये है, मान लिया, ठीक है ना। और यहां पर यूनिट वेक्टर जो है, विद्युत धारा किस तरफ होगी उसकी ये है। तो इसके बीच में एंगल क्या है? ठीक है, अपनी मर्जी से माना है। अब धारा घनत्व आप वैसे जानते हो, घनत्व क्या होता है? आपने छोटी क्लासों से पढ़ा है, जनसंख्या घनत्व है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जनसंख्या घनत्व क्या होती है कि किसी क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं। आप क्या करते थे? 1000 क्षेत्रफल से निकाल से मानक वो होता है कि हम कितना मानक माने और उस आधार पे निकालें। जनसंख्या का आपने घनत्व छोटी क्लासों में निकाला। फिर आपने क्या निकाला? अपने पास में सांद्रता आपने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ी, कंसंट्रेशन, वहां पर आप लोगों ने घनत्व निकाला। क्या निकाला? द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या निकाला भाई? द्रव्यमान बट्टे आयतन। सिमिलर उसी प्रकार से यहां है धारा घनत्व है, और धारा किसमें प्रोवाइड हो रही है? एरिया में। तो ये क्या हो जाएगा? धारा बट्टा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? धारा बट्टा क्षेत्रफल। तो जैसे इसे दिखाते हैं, DI/में DS। मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया क्या? नहीं लगाया, क्योंकि ये वेक्टर है ही नहीं, ये स्केलर है। तो स्केलर के ऊपर वेक्टर कहां लगाने की जरूरत है?
है क्या जरूरत? नहीं, स्केलर के ऊपर वेक्टर लगाते ही वो वेक्टर बन गई, ऐसा हो सकता है क्या? विद्युत धारा वेक्टर नहीं होती है, स्केलर होती है। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों परिवर्तन, वो भी कौन सा? पूर्ण परिवर्तन। ओके, अब बात करें कि आप बोलोगे कि सर जी ये कैसी क्वांटिटी है, अदिश या सदिश? ये कैसी? अदिश। ये कैसी? सदिश। अदिश में सदिश का भाग देंगे, क्या आएगा? सदिश। ये सदिश राशि। कैसी राशि? सदिश राशि। बात करें मात्रक, धारा बट्टा क्षेत्रफल। धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। बात करें विमा, m0, m देखो 0 नहीं आएगा, नीचे है ना 2, ऊपर जाएगा माइनस। बोलो कोई दिक्कत है किसी की? ये क्या हो गई परिभाषा? क्वांटिटी कैसी है, मात्रक क्या होता है, विमा इसकी क्या है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अगला टॉपिक आता है अपने पास में, धातुओं में आवेश प्रवाह। क्या आता है? धातुओं में आवेश प्रवाह है। धातुओं में आवेश किस प्रकार प्रवाहित होता है? धातुओं में आवेश प्रवाह। पहले थोड़ा देखो, आपने धातु की परिभाषा क्या पढ़ी है? धातु क्या होता है? आपने ये पढ़ा है कि वे पदार्थ, वे सब्सटेंसेज, वे मटेरियल जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री चार्ज होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अर्थात जो धारा का चालन करते हैं। कंसेप्ट तो वही तो है, धारा का चालन ही, और है क्या? धारा का चालन करते हैं। मुक्त का मतलब ये होता है कि हर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि धातु धारा का चालन करता है। और मुक्त वो होता है जो किधर भी गति कर सकता है। मुक्त वो होता है जिसके ऊपर किसी का कोई असर नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते क्या? हम मानते हैं ना कि भारत में संविधान है और यहाँ की जो तानाशाह शासन नहीं है, लोकतांत्रिक शासन है, जनता का शासन है। नहीं बच्चों, ये बात गलत है, आपको ये भी बताता हूं मैं। भारत में जनता का शासन नहीं है, भारत में संविधान का शासन है। तो स्वतंत्र यहाँ पर भी ये उसी तरीके से है, उतना ही स्वतंत्र है कि जब तक इस पे संविधान नहीं लगे। संविधान इसके ऊपर जैसे ही लागू हुआ, ये स्वतंत्र नहीं रहेगा। और यहाँ संविधान होगा विद्युत क्षेत्र। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। इसका संविधान विद्युत क्षेत्र है। वहां से समझो आप इस बात को। तो बच्चों, बात मिला ये है कि मुक्त आवेश जब था, जब कोई विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो मुक्त आवेश जैसे यहां से चलना शुरू हुआ, यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ भगा, फिर यहाँ से यहाँ भगा, फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये वापस यहाँ गया, फिर ये यहाँ चला गया। ये लो, यहाँ से तो शुरू हुआ और यहाँ पे जाके रुक गया। इधर भी गति कर रहा है, कोई है क्या इसका फिक्स मूवमेंट कि इस तरफ गति कर रहा है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है ना। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, कहने का मतलब ये कोई चालक था, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र किससे लगाएंगे? बैटरी से। प्लस माइनस धारा इस तरफ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक दिशा में गति करने लग जाएंगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। और यहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं था, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो इसका है, ये विद्युत क्षेत्र है। कहने का मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा था, ये किधर भी गति कर रहा था, कैसे भी जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में जब तक गुरुजी नहीं आते हैं, तब तक बच्चे किधर भी घूमे, क्या दिक्कत है, उनको कौन क्या कहने वाला है। और जैसे ही गुरुजी आते हैं, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है।
वो सब के सब एक डायरेक्शन में आके बैठ जाते हैं कि पढ़ना है, ठीक है ना। सिमिलर वही चीज यहाँ पर है कि जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगेगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में प्रवाहित होने लग जाएंगे और सर्किट में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। आई बच्चों बात समझ में? ठीक है। तब अपना मकसद क्या है कि ये जब यहाँ पर जा रहे हैं, गति कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो जाएगी तो कौन सी गति होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवर्ड वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपना टॉपिक धातुओं के आवेश प्रवाह से हटके अब आता है अपवाह वेग। अपवाह वेग इंग्लिश मीनिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट है इसलिए हम v के पैरों में दिखाते हैं क्या? v। ओके, आई बात समझ में? अब देखो इस सिचुएशन में इसका जो चार्ज था ना वो कितना? टोटल E। विद्युत क्षेत्र अपन ने लगाया वो कितना लगाया? ये E। बालकों एक बात जानो हो क्या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश पे लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश पर लगने वाला बल क्या? F। कौन सा? E क्या होता है? Q इंटू E। Q का मान क्या? E इंटू वेक्टर जब लगाया तो यहाँ माइनस, और जब रिजल्ट लेंगे तो यहाँ प्लस, माइनस नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं ये गति कर रहा है कितने वेग से? v वेग से। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन को दूसरा नियम के कहे, न्यूटन को दूसरा नियम को कहे कि कोई भी गतिशील कण है, कोई भी गतिशील कण है चाहे आवेशित है या नहीं है, उसके संवेग में परिवर्तन बल के इक्वल होता है। क्या कहता है? F बराबर dp अपॉन में dt कहता है। अब P का मान क्या होता है? m इंटू v। m यहाँ पर समय के साथ में चेंज नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, बाहर ले लो dv अपॉन में dt। और dv क्या होता है? dx अपॉन में dt। तो ये क्या आ गया? m d स्क्वायर x ओवर में dt स्क्वायर। आई बच्चों बात समझ में? ये किसका मान आ गया? F का मान। और ये भी क्या? F। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। कहने का मतलब ये यहां पर इसके ऊपर ये फोर्स भी लागू होता है और यहां पर इस पे ये फोर्स भी लागू होता है। ये विद्युत क्षेत्र के कारण होता है और ये यहां पर ये गति करता है, उस वजह से होता है। आई बच्चों बात समझ? अपना मकसद क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 व 2 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? समीकरण 1 व 2 से निकालेंगे। देखते जाना कैसे निकलेगा। समीकरण 1 व 2 दोनों में क्या दिया गया बालकों? दोनों में ही अपने पास में बल है। बाई इक्वेशन हैज स्टैंडर्ड सेकंड क्या है? m d स्क्वायर x ओवर में dt स्क्वायर बराबर e इंटू e। अब क्या किया जाए? क्या बचा अपने पास में? ये आप बोलोगे सर जी माइनस होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ले लो, ठीक है। अब बच्चों ये m उधर ले जाओ तो ये क्या होता है? ठीक है। अब क्या करें? इसका एक बार समाकलन कर दें। क्या करते हैं? एक बार समाकलन। समाकलन करने पर
समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो ये तो होगा dx अपॉन में dt, अवकलन से समाकलन निरस्त, एक बार निरस्त हो जाएगा। इधर समय के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, कांस्टेंट था e गुणा में। आप कहोगे ये सर जी अपने पास में एनएससी समाकलन है, और एनएससी समाकलन जब होता है तो प्लस में कांस्टेंट आता है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन बताओ इनिशियल e का मान कितना था 0, x का मान कितना था 0, तो c का मान ऑटोमेटिक कितना हो गया 0, ठीक है ना। तो इसका कोई रोल नहीं है। अब करते हैं एवरेज, औसत लेने पर। औसत लेने पर औसत किसका आएगा dx अपॉन में e का कोई औसत आएगा, क्या औसत आएगा, ये फिक्स है। इसका कोई औसत आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता, ये भी फिक्स है। n भी फिक्स है, किसका आएगा e का आएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में dx अपॉन में dt vd बराबर माइनस e अपॉन में m इनटू में क्या है इसका एवरेज टॉप, ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवर्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी है इसका मात्रक और विमा वही होंगे जो मात्रक और विमा विद्युत क्षेत्र सॉरी किसकी थी, वेग की थी। वेग क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर भी इसका मीटर प्रति सेकंड। विमा वहां पे क्या आई थी m0 L1 और t-1, वो इसकी क्या आती है विमा। तो ये अपना टॉपिक था अपवर्ड वेग। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मोबिलिटी, गतिशीलता, और उसके बाद में पढ़ेंगे कुछ 2-4 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और उसके बाद में आएगा एक ऐसा टॉपिक जिससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बन वर्ण कोड। तो कल की क्लास में कार्बन वर्ण कोड तक तो हम नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन उससे पहले तक का पूरा तैयार कर लेंगे। तो बच्चों अब आज आपका काम नया चैप्टर है, नए सिरे से शुरू करना। पहले चैप्टर में तो ऐसा हुआ था कि कई बच्चे हैं वो बीच में जुड़े थे, और 2-3 बच्चे तो अब कल जाके जुड़े हैं। लेकिन अब अपने लगभग स्टूडेंट्स जो अपने रेगुलर क्लास के थे वो लगभग जुड़ चुके हैं। तो उनके लिए अब ये है कि भाई आप अब नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दे, और अदर स्कूलों के बच्चे भी कम से कम मेरे से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं। 10 से 15 बच्चे ऐसे जो अदर स्कूलों के हैं। तो आप और भी अगर कोई अपना साथी है, आपको ऐसा लगे कि भाई ये भी पढ़े, अपना साथी है, इसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो आप मेरे को नंबर बता देना, उनको भी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा ताकि सारा मटेरियल है वो उनको मिल जाए। और अपना जो चैनल है इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहें। धन्यवाद।